दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। यह बहुत ही मजेदार और रसभरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम राजीव और मेरी पत्नी का नाम जूली है। मेरी पत्नी का संबंध उस जगह से है जहां अक्सर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते। लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ। बस मैं दिल के हाथों मजबूर था। किसी को पाप की जिंदगी से निकालकर इज्जत देना कौन सा पाप है। हुआ कुछ यूं था कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे जिद करके मुंबई की उन गलियों में ले गए जहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। मैं वहां गया तो अपने दोस्तों के कहने पर ही, लेकिन जब जूली नाम की एक कोठे पर नाचने वाली मुझे ड्रिंक पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे यूं लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। मैं तो उसकी शराबी आंखों में डूब गया था। उस दिन के बाद मैं अपने दोस्तों से छुप छुपाकर उस इलाके में जाता रहा। मैं हर रात जूली का डांस देखने जाता था। क्योंकि मैं करोड़पति बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात जूली पर नोटों की बारिश करता था। उस कोठे की मालकिन सुमित्रा मुझसे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और सुमित्रा से रिक्वेस्ट की कि मुझे जूली से मिलवा दें। मैंने सुमित्रा के सामने नोटों की गड्डी रखी तो वह मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मैं अभी आपकी मुलाकात जूली से करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद जूली वहाँ पर आ गई। वह सजी संवरी सीधी सी मेरे दिल में उतर गई थी। मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और जूली से इधर उधर की बातें करता रहा। जूली एक बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी महसूस होती थी। उसका साथ पाकर कोई भी बोर नहीं हो सकता था। अब मैंने अपना यह नियम बना लिया था कि मैं हर रोज दोपहर को जूली से मिलने जाता था। मेरी और जूली की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दोस्ती से बढ़कर भी मेरे दिल में इसके लिए कुछ और है। फिर एक दिन मैंने जूली से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। उसने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। मैंने जूली से कहा कि ये डांस वगैरह छोड़ दो। मेरी इस बात पर वो मेरे सामने रो पड़ी। उसने कहा, यहाँ कोठे पर नाचने वाली हर एक लड़की की यही इच्छा होती है कि वह इस नर्क भरी जिंदगी को छोड़कर अपना एक घर बसाए। लेकिन हम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है। फिर हमें अपना पेट भी तो भरना पड़ता है। बस हम सभी मजबूर हैं और मजबूरी की वजह से ही यह सब कर रहे हैं। मैंने जूली से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बहुत खुश हुई और फिर रोने लगी। वह मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि सारी जिंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। आपका हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं मुस्कुराने लगा और जूली तो इस रिश्ते से बहुत खुश थी, मगर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। सुमित्रा जूली जैसे हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उधर मेरे माँ बाप एक नाचने वाली को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। मैंने सुमित्रा के सामने 2 लाख रुपए रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैं जूली से शादी करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा था कि कुछ समय गुजर जाएगा जो मैं जूली को अपने माँ बाप से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी जूली के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप को भी मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। मैं जो नका इकलौता बेटा हूँ। मैंने और जूली ने एक अपार्टमेंट में अपनी जिंदगी शुरू की। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन फिर वो हो गया जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिस में था। जूली ने फोन करके मुझसे मार्केट जाने की अनुमति मांगी। मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन वह वापस नहीं आई तो मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिर कहाँ गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे अस्पताल से फोन आया। मुझे बताया गया
कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मुझे कुछ होश न रहा। मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। एक डॉक्टर मेरी पत्नी को देखकर मुझसे बोला, माफ कीजिएगा, आपकी पत्नी कोमा में चली गई है, अब कुछ पता नहीं इन्हें कब होश आएगा। यह सुनकर मैं बहुत रोया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। मेरी खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई। अभी तो मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, मगर इतना बड़ा दुख मुझे अंदर तक तोड़ गया था। मैं सारा दिन रोता रहता था। जब मेरी हालत बेहद नाजुक हुई तो मैं अपने माँ बाप के पास अपने गांव चला गया। मेरे पिता बहुत बड़े जमींदार थे। जब मैं गांव वापस गया तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। मेरे पापा बोले, शुक्र है तुम आ गए बेटा, अब तुम खुद ही संभाल लो यह जमीन। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इन जमीन की रखवाली कर सकूं। मैं अपने पिता के गले लगकर रोने लगा और मैंने अपने माँ पापा को जूली की सारी बात बताई कि मैंने जूली के साथ छुपकर शादी कर ली। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वे कोमा में है। माँ और पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हुए। मैंने पापा को अपनी मजबूरी बताई कि मैं जूली को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उनसे जूली की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा और उनसे वादा किया कि जब जूली ठीक हो जाएगी तो मैं अपने गांव वापस आ जाऊंगा। मेरे माँ पिताजी इस बात पर तैयार हो गए और फिर मैं वापस शहर लौट गया। जूली 2 हफ्तों से कोमा में थी और हर दिन अस्पताल की बेंच पर मैं घंटों बैठा रहता था, लेकिन मुझे डॉक्टर जूली से मिलने ना देते थे। वह कहते थे कि मरीज के पास हम किसी को भी ज्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुझे हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए जूली के पास जाने देते थे। मैं सुधा के पास रहने के लिए डॉक्टर की सहमति मांगता रहता था। मुझे जैसे ही इजाजत मिलती तो मैं रो रो कर जूली से कहता, तुम ठीक क्यों नहीं होती? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझे लगता है जैसे वह मेरी बात सुन लेगी और वह ठीक हो जाएगी। मैं उससे बस इतना ही कहता रहता, जूली तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने माँ पापा को भी मना लिया है, लेकिन वह न उठती और न कुछ बोलती। आज जब मैं जूली से मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने अस्पताल की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोली मरीज अस्पताल की वर्दी से तंग हो जाते हैं। अब हम रोज आपकी पत्नी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि ये जल्दी ही अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस लौट आता था। लेकिन अब मैंने नोट किया था कि जूली के कपड़े हर रोज चेंज हो जाते थे। उसने जो भी कपड़े पहने होते थे वह बिल्कुल भी आम कपड़े नहीं होते थे, वे सभी बहुत महंगे कपड़े होते थे। यह बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि अस्पताल वाले मरीज को इतना महंगा कपड़ा क्यों पहनाते थे। फिर मैंने देखा कि जूली के चेहरे पर मेकअप के निशान भी होते थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नर्स से पूछा, चलो कपड़े तो आप लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन यह चेहरे पर मेकअप के निशान कहाँ से आते हैं? आखिर यह सब है क्या? मैंने देखा कि नर्स मेरे सवालों से घबरा सी गई थी। अब मुझे जूली की बहुत फिक्र हो रही थी। लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब अस्पताल की असलियत जानकर ही रहूंगा। मैंने उस अस्पताल के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिलता था। लेकिन फिर मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा था? मैं शाम को जब जूली से मिलकर आता तो वह आराम कर रही होती थी और उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भी मेकअप नहीं होता था। लेकिन जब सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं जूली को देखने आता तो उसके कपड़े भी चेंज होते थे और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी होते थे। अब मैंने इरादा कर लिया था कि रात को घर ही नहीं जाऊंगा और खुद ही देखूंगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर बैठा रहा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जूली के पास जाने की इजाजत नहीं दी थी। मैंने सारी रात जासूसी करते हुए गुजार दी थी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर शक किया जा सके। एक नर्स रात में 3-4 बार सारे मरीजों को चेक करके जाती थी, वहीं जूली के कमरे को भी चेक करके जाती थी, तो मुझे सुकून मिल जाता था। अब जब मैं सुबह कमरे में गया तो जूली के कपड़े फिर से बदले हुए थे और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी मौजूद थे। अब मुझे बहुत हैरानी होने लगी, इसलिए मैंने कुछ और करने का सोचा। मैंने अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया था और उसे भारी रकम देकर राजी कर लिया था। हम दोनों ने कड़ी मेहनत करके जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक रात हमने देखा कि जूली को थोड़ा होश आ रहा था, लेकिन मैं पास नहीं गया क्योंकि मैं पूरी सच्चाई जानना चाहता था। फिर चुपचाप एक नर्स आई और वो सुधा को स्ट्रेचर पर हेड डॉक्टर के पर्सनल रूम में ले गई। मैं भी अंधेरे का फायदा उठाते हुए डॉक्टर के कमरे में फटी रह गई। हेड डॉक्टर जूली की अर्ध बेहोशी का फायदा उठाकर घिनौनी हरकत कर रहा था। मैं अब भी छुपकर सब देख रहा था क्योंकि मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। मैंने डॉक्टर की इस हैवानियत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद डॉक्टर ने नर्स को फोन किया और नर्स कमरे में आ गई। डॉक्टर ने बोला, तुम ऐसे ही नशे का इंजेक्शन देती रहो और इसके पति से बोलो कोमा में है और मैं हर रोज इसी तरह से फायदा उठाता रहूंगा। अब मैं पूरी बातें समझ चुका था और अगले ही दिन मैंने पास के पुलिस स्टेशन में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर गांव चला आया और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने पेशेंट को अस्पताल में एडमिट करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान देना जरूरी होता है, नहीं तो हमारे किसी अपने के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।